जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। जो पढ़ाया जा रहा है उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ रहे होंगे, उसके फैक्ट को याद रख रहे होंगे। देखिए, ये एनसीईआरटी की आधारभूत क्लास है। बेसिक बेसिक बातों को बताई जाती है आपको, ताकि जब हम पीसीएस की सिलेबस पे आएँ तो आपको एक सामान्य जानकारी भूगोल के बारे में रहे, और जब पढ़ाया जाए तो चीज़ों को आसानी से आप ग्रैप्स कर पाएँ। और इसीलिए, केवल और केवल इसीलिए क्लास में मैं आपको डाँटता हूँ। देखिए, मैं बड़ा हूँ, समझता हूँ, और एक अभिवाहक के रूप में हूँ, ठीक? और अगर आप गार्जियन के रूप में रोल प्ले करते हो ना, तो आप ये बात सोचते हो कि जो आपका छात्र है, जो आपके छोटे भाई-बहन हैं, वो कहीं इधर-उधर ना भटके, है ना? एकदम फ़ोकस क्लियर है, इधर-उधर की बातों पर ध्यान ना दें। जितनी भी दिमाग में आपके प्रश्न आएँगे, वो आगे आने वाले टॉपिक के साथ क्लियर होते चले जाएँगे। जो यहाँ समझाया जा रहा है, वो उतना ही समझिए। तो इसीलिए मैं आप लोग को डाँटता भी हूँ। मेरी बातें कई बच्चों को बुरी लगती होंगी, लेकिन मैं इसलिए नहीं डाँटता हूँ कि मैं गुस्सैल हूँ। मैं एकदम गुस्सैल नहीं हूँ। आप पुराने बैच के बच्चों से पूछिएगा, मैं गुस्सा इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं गुस्सैल हूँ। मैं गुस्सा केवल इसलिए करता हूँ कि आप अपने फ़ोकस पे रहिए, फ़ोकस से डाइवर्ट मत होइए। क्योंकि अनावश्यक प्रश्न जब आपके दिमाग में आएँगे, तो आप चीज़ों को जो मैं समझा रहा हूँ, उस तरीके से नहीं समझ पाओगे जिस तरीके से आपको समझना चाहिए। इसीलिए मैं आपको डाँटता हूँ। तो मेरी डाँट का आप लोग बुरा मत मानिएगा। केवल यही उद्देश्य है कि आप फ़ोकस्ड बना के रखें, ना? तो अभिवाहक के रूप में गार्जियन के रूप में मेरा रोल जो है वो मुझे करने दीजिए, और आप एक छोटे भाई-बहन के रूप में चीज़ों को समझिए। अभिभावक, चलिए, तो आज आ जाते हैं महासागर। अरे तुम कहाँ नहीं जाना है? महासागरों पर इंसो में मैं आप लोगों को न्यूट्रल फेज और ला नीना फेज बता चुका था। और आप लोगों को अगर याद है तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा आपको आज रिवाइंड करा देता हूँ, ताकि आप चीज़ को कनेक्ट कर पाओ। रिवाइंड करा दूंगा तो चीज़ों को आप कनेक्ट करोगे तो चीज़ें आपको याद रहेंगी, है ना? मैं ला नीना के संदर्भ में ला नीना के संदर्भ में आप लोगों को ये बताया था, जब पूर्वी प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में तापमान कम हो जाता है, तो इस फेज को कहते हैं ला नीना फेज। यहाँ तापमान कम होने का मतलब है ये ला नीना का कंडीशन है। हम टेम्परेचर कहाँ का मेजर करते हैं? ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन के इक्वेटोरियल रीजन का टेम्परेचर मेजर करते हैं, तब घोषित करते हैं ये ला नीना है। यहाँ का तापमान नहीं मेजर करते हैं, हम कहाँ करते हैं? यहाँ का। ठीक। जब यहाँ तापमान कम होता है तो इसके पीछे कारण होता है कि व्यापारिक पौने मजबूत होकर आगे बढ़ती हैं, और मजबूत होकर जब आगे बढ़ती हैं तो यहाँ के गर्म जल को यहाँ पर लाती है, और यहाँ का गर्म जल इस भाग में इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से इस भाग का तापमान अधिक हो जाता है। ठीक। तो हम तापमान कभी यहाँ का मेजर करके ला नीना कंडीशन नहीं डिसाइड करते, हम पूर्वी प्रशांत महासागर के तापमान को माप के ला नीना का कंडीशन डिसाइड करते हैं। ये पिछली क्लास में बताया हूँ। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जब यहाँ तापमान कम होगा तो हवाएं नीचे बैठती हैं,
जब हवाएं नीचे बैठेंगी तो सतह पर हाई प्रेशर बनेगा और ऊपरी वायुमंडल में लो प्रेशर क्रिएट होगा। ये आप लोगों को ध्यान होगा। और अगर ये ध्यान है आप लोगों को बात, तो यहाँ पर तापमान अधिक है तो हवा गर्म होकर यहाँ से ऊपर उठेगी। जब हवा ऊपर उठेगी तो सतह पर लो प्रेशर बनेगा और ऊपरी वायुमंडल में हाई प्रेशर बनेगा। सतह पर हवाएं सतह पर हवाएं यहाँ से इधर आ रही हैं, जल को भी लेके आ रही हैं, और ऊपरी वायुमंडल में हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर आ रही हैं। ठीक, ये एक परिसंचरण है जिसे वॉकर सर्कुलेशन कहते हैं। वॉकर परिसंचरण, वॉकर सर्कुलेशन, इंग्लिश में वॉकर सर्कुलेशन, हिंदी में वॉकर परिसंचरण। क्लियर? इस कंडीशन में दक्षिण अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में चूंकि हवा नीचे बैठ रही है, आप देख रहे हो हवा नीचे बैठ रही है, जिससे वर्षा नहीं होती, सूखा पड़ता है, वर्षा नहीं होती, सूखा पड़ जाता है। ठीक, और उसी समय साउथ ईस्ट एशिया में अच्छी वर्षा होती है, उसी समय ऑस्ट्रेलिया में अच्छी वर्षा होती है, वर्षा की मात्रा अधिक होगी, यहाँ पर भी अधिक होगी। ठीक, यहाँ की कहानी क्लियर। अब ये जो ऊपर उठी वायु है ये जो ऊपर उठी वायु है, ये भारत में नहीं आ रही है, ध्यान रखिएगा, ये भारत में नहीं, ये हवा तो ऐसे उठ रही है ना, ऐसे। ये तो मैं तो 2D फिगर बना रहा हूं तो ऐसे बनाना पड़ रहा है, नहीं तो हवा तो यहाँ से ऐसे यहाँ से हवा ऐसे उठी है, इधर गई है, फिर यहाँ बैठी है, फिर सतह पर ऐसे आ रही है ना। इसी तरह यहाँ से हवा ऊपर उठती है, इधर जाती है और दक्षिणी हिंद महासागर में बैठती है। तो यहाँ पर आके दक्षिणी हिंद महासागर में मैस्करीन हाई के पास ये बैठती है। इसी समय इंडिया में निम्न वायुदाब होता है। अगर जून के समय को देखें तो हमारे यहाँ लो प्रेशर होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर और यहाँ पर लो प्रेशर। तो हमेशा हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, इसलिए यहाँ से हवाएं ऐसे गई दक्षिणी गोलार्ध में, पहले लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएंगी हवाएं राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट होंगी, तो यहाँ से भारत की ओर आएंगी। तो जितना ही अच्छा यहाँ पर हाई प्रेशर होगा उतना ही यहाँ पर भारत में वर्षा होगी, क्योंकि सागर की जो मॉइस्चर है, सागर की जो आर्द्रता है, मॉइस्चर है, वो इंडिया की ओर आएगी और भारत में अच्छी वर्षा होगी। और यहाँ पर अच्छा हाई प्रेशर कब होगा? जब यहाँ पर लो प्रेशर अच्छा होगा। लो प्रेशर अच्छा होगा तो हवा ज्यादा ऊपर उठेगी, ज्यादा इधर आएगी, ज्यादा नीचे बैठेगी, तो सतह पर हाई प्रेशर बनेगा। और जितना ही अधिक हाई प्रेशर होगा उतनी ही तेजी से और बड़ी मात्रा में हवाएं आगे बढ़ेंगी और भारत की ओर आएंगी। तो जितनी ही तेजी से और अधिक मात्रा में हवाएं आगे बढ़ेंगी उतनी ही अधिक मात्रा में मॉइस्चर को, आर्द्रता को लेकर भारत में पहुंचेंगी और भारत में वर्षा अधिक होगी, भारत में वर्षा अधिक होगी। तो ला नीना की कंडीशन में भारत में वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है। बात क्लियर है? यहां तक मैं कल आपको समझा चुका था। अब ला नीना के बाद एल नीनो, ला नीना के बाद एल नीनो को देखते हैं। देखिए, फिर वही एक मैप बनाता हूं जिसको आपको समझना जरूरी है। और आप यहां परेशान मत होइएगा, है ना, एकदम परेशान मत होइएगा। आसान सा टॉपिक है, कठिन नहीं है। यहाँ पर तो अभी आसान ही है, यहाँ पर मैं आपको आसान ही बताऊंगा। जब पीसीएस में आएगा तो और थोड़ा सा वहाँ पर डेप्थ में जाके और चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, वहाँ पर और गहराई में जाके और चीज़ें बताऊंगा आपको। क्लियर? अब आपको दिख रहा होगा ये प्रशांत महासागर है। अब आप जरा एक बात गौर कीजिएगा, मैंने ला नीना के कंडीशन में कहा था व्यापारिक पौने कमजोर हो जाते, सॉरी, ला नीना के कंडीशन में कहा था व्यापारिक पौने मजबूत होती हैं। इस कंडीशन में मैंने क्या कहा कि यहां व्यापारिक पवन यानी ट्रेड विंड मजबूत है, स्ट्रांग है। व्यापारिक पवन स्ट्रांग है, मजबूत है।
तो तीव्र गति से बह रही हैं, ज्यादा जल को ले जा रही हैं। अगर व्यापारिक पवनें ट्रेड विंड वीक हो जाए, यहां से चलने वाली व्यापारिक पवन जो है, व्यापारिक पवनें कमजोर हैं, यहाँ व्यापारिक पवन अगर कमजोर हैं तो स्थिति क्या बनेगी, इसके लिए एक पॉइंट और समझा देता हूं, तब आप देखिए। अगले पेज पे आऊंगा। देखिए, मैंने पिछली क्लास में एक ऐसे बर्तन बनाया था और मैं कहा था कि यहाँ जल स्तर कम होता है जब व्यापारिक पवनें मजबूत होती, और इधर जल स्तर बढ़ता चला जाता है, इधर जल स्तर बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ जल स्तर कम है, यहाँ जल स्तर अधिक है, यही बात बताया था। ये कब की कंडीशन थी? जब व्यापारिक पवन मजबूत थी, स्ट्रांग थी। अब मैं कह रहा हूं व्यापारिक पवन कमजोर है, पवन जो है, विंड जो है, वीक है, ट्रेड विंड वीक हो गई। अगर व्यापारिक पवन कमजोर है तो मान लीजिए पहले साल हवा इस तरह जा रही थी, विंड इस तरह फ्लो कर रही थी और इधर ही सारा जल जा रहा था, इधर सारा जल जा रहा था। पिछले साल से यहां जल इकट्ठा हुआ पड़ा है, लेकिन अचानक ये विंड कमजोर हो रही है। ठीक, ये विंड कमजोर, अब कहोगे कि विंड क्यों कमजोर हो रही है, ये आपका प्रश्न हो सकता है कि ये विंड क्यों कमजोर हो रही है। तो ढेर सारे एटमॉस्फेरिक फिनोमिना होते हैं जो विंड को मजबूत करते हैं, जिसमें से एक है प्रेशर ग्रेडियंट, वायु दाब प्रवणता बल। अगर दो स्थानों के बीच में वायु दाब प्रवणता बल का अंतर कम हो जाता है तो हवाएं कमजोर हो जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र और सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट के बीच वायु दाब प्रवणता बल कमजोर हो रहा है ना। तो कमजोर होने की वजह से यहां पर हवाएं कम स्पीड से चलती हैं। यानी ये जब पवन कमजोर हो जाएगी तो यहां से जो हवा आगे आ रही है कम मात्रा में जल का विस्थापन करेगी या तो नहीं कर पाएगी। ठीक, अगर ये कम मात्रा में जल का विस्थापन करेगी या नहीं कर पाएगी तो स्थिति क्या बनेगी, यानी ये जो जल इधर जा रहा था अब ये नहीं जाएगा। ठीक, हवा धीरे धीरे जा रही है, जैसे पानी की थाली लीजिए और बहुत धीरे धीरे फूकिए तो हवा नहीं उधर, पानी उधर नहीं जाएगा। अब क्या हुआ, ऐसे ढाल बना है, पानी पिछले वर्षों में यहां तक इकट्ठा हुई है, लगातार 1-2 साल तक पानी यहां पर इकट्ठा हुआ है। अब ये जल का ऐसे ढाल बन गया है। अगर व्यापारिक पवनें मजबूत होती तो और जल लेके आके यहाँ इकट्ठा करती, लेकिन अब व्यापारिक पवन ट्रेड विंड कमजोर हो गई हैं और जल, यहाँ जल स्तर अधिक है, यहाँ जल स्तर कम है, और व्यापारिक पवनें कमजोर होने की वजह से जल आगे नहीं जा पा रहा है। तो ढाल की वजह से जो जल यहाँ गया है वो जल वापस आना शुरू हो जाएगा, ये जल यहाँ से वापस आना शुरू हो जाएगा। अब ये जल वापस आ रहा है, ये जल कहां पर है, इक्वेटोरियल रीजन में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। तो ये जल कैसा होगा, वार्म वाटर होगा, गर्म जल होगा, और ये गर्म जल वापस इसी क्षेत्र में आकर जमा हो रहा है। ये गर्म जल इसी क्षेत्र में वापस आकर जमा होने लगा। एक तो व्यापारिक पवन कमजोर है, यहां इस भाग का जो समुद्र का सतह है, ओशन सरफेस है, वो वार्म हो रहा है लगातार बिना इस जल के आए, और यहाँ का वार्म वाटर ट्रेड विंड आगे नहीं ले जा पा रही है, तो यहाँ का पानी पहले से गर्म हो रहा है। दूसरा, अलग गर्म जल यहाँ पर, अलग वार्म वाटर वहां पर, यहाँ से पश्चिम से पूरब की ओर फ्लोट कर रहा है, यहां पहुंच रहा है, तैरता हुआ यहां पहुंच रहा है। तो यहां पर गर्म जल की मात्रा बढ़ रही है। गर्म जल की मात्रा अधिक हो जाएगी और यहां गर्म जल धीरे धीरे सारा गर्म जल इधर आ जाएगा, यानी यहां अब जल स्तर बढ़ना शुरू होगा, गर्म जल यहां अधिक हो जाएगा, यहां गर्म जल कम हो जाएगा। अगर यहां गर्म जल अधिक हो जाएगा तो यहां पर तापमान अधिक होगा। तापमान अगर यहां पर अधिक होगा तो हवाएं गर्म होकर यहां पर ऊपर उठेंगी,
यहाँ जल स्तर कम हो जाएगा, यानी अब जो जल स्तर पहले यहाँ पर था, अब यहाँ पर जल स्तर कम हो जाएगा, क्योंकि गर्म जल यहाँ से जा चुका है, तो यहाँ जल स्तर कम हो जाएगा। तो नीचे से यहाँ पर जल ऊपर आएगा, नीचे से यहाँ जल ऊपर आएगा, यहाँ अपवेलिंग होगी, अपवेलिंग होगी। और ये कैसा जल होगा? ठंडा होगा। बात क्लियर यहां तक? तो जो पहले यहां हो रहा था अब यहां होने लगेगा। अब अगर यहां ठंडा जल है तो यहां हवाएं नीचे बैठेंगी, हवाएं जब नीचे बैठेंगी तो सतह पर हाई प्रेशर बनाएंगी और ऊपरी वायुमंडल में लो प्रेशर क्रिएट करेंगी। यहाँ पर हवाएं ऊपर उठ रही हैं तो सतह पर लो प्रेशर बनाएंगी और अपर एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर बनाएंगी। तो अब देखिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, और ऊपरी वायुमंडल में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। और इस समय ये जो परिसंचरण है उलट गया। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा हवा यहाँ से जा रही, इधर जा रही, यहाँ बैठ रही, ये परिसंचरण है। ये वॉकर परिसंचरण ऐसा था। ठीक, यहाँ क्या हो गया? वॉकर परिसंचरण उलट गया। अब इस जगह पर चूंकि हवा ऊपर उठ रही है तो वाष्पीकरण होगा, बादल बनेगा और यहां वर्षा होगी, और यहां हवा नीचे बैठेगी तो यहां इस भाग में सूखा पड़ेगा ना, ड्रॉट लाइक कंडीशन डेवलप होगा, और यहां फ्लड लाइक कंडीशन, हैवी रेनफॉल होगा। तो यहां पर इस रीजन में वर्षा होगी। ठीक, ये कंडीशन अब अप्लाई करते हैं हम लोग इस जगह पर। क्लियर? तो यहां पर ट्रेड विंड कमजोर हो रही है। ट्रेड विंड के कमजोर होने के कारण यहां का वार्म वाटर वापस आ रहा है, यहां का वार्म वाटर वापस आ रहा है। अब आगे पढ़ोगे, इसे कहा जाता है काउंटर इक्वेटोरियल करंट। आगे आप जब यूपीपीसीएस वाला पढ़ोगे तो वहां हम डिटेल में बताएंगे। इसे कहा जाता है काउंटर इक्वेटोरियल करंट। ये कैसा है? गर्म जल वापस आ गया, गर्म जल वापस आ गया तो इस भाग में गर्म जल इकट्ठा हो गया। यहां जल स्तर राइज, जल स्तर ऊपर हो गया, जल स्तर वाटर लेवल राइज कर गया, और यहां वाटर लेवल नीचे चला गया इस रीजन में। तो इस भाग में तापमान अधिक हो जाएगा, इस भाग में टेम्परेचर अधिक हो जाएगा, और इसकी तुलना में इस रीजन में टेम्परेचर कम हो जाएगा। क्लियर है यहां पर? तो यहां टेम्परेचर अधिक, यहां टेम्परेचर कम। अगर यहां टेम्परेचर अधिक हो गया है तो यहां पर हवाएं ऊपर उठेंगी, यहां पर हवाएं ऊपर उठेंगी और अपर एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर बनाएंगी और सरफेस पे लो प्रेशर क्रिएट करेंगी। सिंपल सी बात है। यहां वाटर कोल्ड है, ठंडा है, तो यहां पर हवाएं ठंडी होकर भारी होकर नीचे बैठेंगी, यहां पर हवाएं ठंडी होकर भारी होकर नीचे बैठेंगी और यहां पर हाई प्रेशर बनाएंगी, सतह पर सरफेस पे हाई प्रेशर, और अपर एटमॉस्फेयर में लो प्रेशर बना देंगी। सिंपल। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा आ रही है, और अब वॉकर सर्कुलेशन उलट गया। इसे कहते हैं रिवर्स वॉकर सर्कुलेशन, रिवर्स वॉकर परिसंचरण इंग्लिश में कहते हैं। इंग्लिश में ध्यान सुनिएगा, रिवर्स वॉकर सर्कुलेशन। तो इसे कहा जाता है रिवर्स वॉकर सर्कुलेशन। ये जो हवाओं की गति है ना, ये उलट गई है, इसलिए कहा गया रिवर्स। पहले जब इधर से थी तो वो वॉकर सर्कुलेशन थी, अब इधर से चल रही है तो रिवर्स वॉकर सर्कुलेशन है। ठीक, अब यहां पर देखिए हवा ऊपर उठ रही है, तो ऑस्ट्रेलिया सॉरी साउथ अमेरिका के इस रीजन में हवा ऐसे ऊपर उठेगी, इस रीजन में बादल बनेगा और यहां पर वर्षा होगी। तो इस कंडीशन में यहां पर भारी वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी। तो जहां पहले ला नीना के कंडीशन में सूखा पड़ रहा था, अब यहां वर्षा हो रही है, और हम टेम्परेचर कहाँ का मेजर कर रहे हैं? इस रीजन का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। और जब इस रीजन का टेम्परेचर अधिक होता है, इस रीजन का टेम्परेचर जब अधिक होता है
तो हम इस कंडीशन को कहते हैं एल नीनो। एल नीनो, ठीक। तो जब ईस्टर्न पैसिफिक के इक्वेटोरियल रीजन का टेम्परेचर अधिक होता है तो हम उसे एल नीनो कहते हैं, और जब ईस्टर्न पैसिफिक के इक्वेटोरियल रीजन का टेम्परेचर कम होता है तो हम उसे ला नीना कहते हैं। बात क्लियर? ये बात समझ में आ गई अभी तक? एक बार बताइए, क्या ये बात सबको समझ में आ गई? फिर हम भारत वाले पे आए। बहुत बढ़िया दुर्गा जी, क्लियर है यहां तक सबको? चलिए अब देखिए, यहां हवा नीचे बैठ रही है तो इस रीजन में सूखा पड़ेगा, यानी ड्राउट लाइक कंडीशन होगा ऑस्ट्रेलिया में। यहां भी साउथ ईस्ट एशिया में भी ड्राउट आएगा, सूखा पड़ जाएगा। ड्राउट यहां भी, ड्राउट यहां भी। क्लियर? अब इसी समय जून का महीना मान लीजिए, जुलाई का महीना मान लीजिए, अगस्त का महीना मान लीजिए, इंडिया में इस समय लो प्रेशर होता है। क्लियर? अब जरा देखिए, अब जरा ध्यान से समझिएगा, हवा यहां नीचे बैठी है, तो हवा नीचे बैठी है तो कुछ हवा तो इधर जाएगी और कुछ हवा इधर आएगी। जब हवा नीचे बैठेगी तो इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। तो कुछ हवाएं यहां से इधर की ओर। अब आप कहोगे तिरछी क्यों आ रही हैं, ये क्यों सीधी नहीं आ रही हैं? भाई, हवाओं के चलने के लिए प्रेशर ग्रेडियंट चाहिए। जहां लो प्रेशर होगा उधर ही हवाएं जाएंगी, है ना। यहाँ हाई प्रेशर है, अब इसकी तुलना में अगर यहाँ लो प्रेशर हो जाए तो हवा यहाँ की जगह यहाँ चली आएगी। यहाँ लो प्रेशर सामान्यतः बनता है इस कंडीशन में। तो अब यहाँ पर स्थिति बदल गई, ठीक। अब यहाँ पर लो प्रेशर कन्वर्ट हो रहा है। अब आप जरा सोचिए, अगर यहाँ लो प्रेशर है तो हवा ऊपर उठेगी, हवा ऊपर उठेगी और फिर यहाँ से इधर जाएगी। यानी यहाँ कंडीशन होगा, हवा ऐसे आई, यहाँ ऊपर उठी, फिर इधर जाके फिर यहाँ बैठेगी। ऐसे ऐसे कंडीशन बनेगा। अब जरा सोचिए, यहां भी लो प्रेशर है भारत में, यहां भी लो प्रेशर है, हवाएं कैसे गति करेंगी? यानी यहां जब हाई प्रेशर होगा, यहां पर जब हाई प्रेशर होगा तब वर्षा भारत में अच्छी होगी। लेकिन यहां पर अभी क्या है? लो प्रेशर है, भारत में भी लो प्रेशर है, तो हवाएं बहुत कम यहां पर आएंगी। अब कहोगे क्यों कम आएंगी, आना ही नहीं चाहिए? हाँ, आप सही सोच रहे हो कि नहीं आना चाहिए, लेकिन इसकी तुलना में यहां पर प्रेशर हाई है, इसकी तुलना में यहां पर लो है, लेकिन इसकी तुलना में, जमीन की तुलना में पानी पर हाई है, जमीन की तुलना में। तो यहां से बहुत मंद गति से हवा भारत की ओर आती है, बहुत मंद गति। यानी ये जो हवा आ रही है, यहां से जो हवा आ रही है, इन हवाओं की गति या ताकत या मजबूती कम हो जाती है, यानी ये वीक हो जाती है, स्ट्रांग नहीं रह जाती यहां पर लो प्रेशर बनने से। तो कमजोर मॉनसूनी पवन, जब मॉनसूनी पवन कमजोर होगी, धीरे धीरे रेंगते हुए बुढ़े की तरह आ रही है। बुढ़े व्यक्ति जो होते हैं ना, वृद्ध जो हो जाते हैं, शरीर में ताकत नहीं रह जाती है। अब छोटा बच्चा हो, एकदम छोटा बच्चा हो, दौड़ते हुए आगे बढ़ता है और उसके दादाजी कह रहे बेटा धीरे धीरे चलो, अब मेरी उम्र दौड़ने वाली नहीं है, तो ये वृद्ध व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है, बहुत धीरे धीरे आ रहा है। इसीलिए एल नीनो के समय अक्सर मॉनसून लेट होता है। दूसरा, जब यहां पर हाई प्रेशर होता है तो वाष्पीकरण की मात्रा बढ़ती है। कहोगे क्यों बढ़ती है? तो एडियाबेटिक हीटिंग होती है। आप देखिए, जब हवा नीचे बैठती है तो आपको बताया था
10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के रेट से टेम्परेचर बढ़ता है और नीचे बैठती हुई हवा का तापमान अधिक हो जाता है। जब ये समुद्र सतह से टकराती हैं तो समुद्र सतह के तापमान को भी बढ़ाती हैं और फिर यहाँ पर वाष्पीकरण शुरू हो जाता है और यही जल वाष्प भारत की ओर आता है। लेकिन जब यहाँ पर हवा ऊपर उठ जाएगी तो यहाँ की हवा जो आर्द्रता थी यहीं पर ऊपर उठ गई, वो भारत की ओर नहीं आ पा रही है। जो भी आर्द्रता है ये यहाँ पर ऊपर उठ रही है, इस क्षेत्र में वर्षा कर रही है, भारत की ओर वर्षा नहीं कर पा रही है। भारत की ओर ये आर्द्रता आ ही नहीं रही है, बहुत कम आ रही है। तो इस समय भारत में सूखा पड़ जाएगा, यानी एल नीनो के कंडीशन में भारत में सूखा पड़ता है, साउथ ईस्ट एशिया में सूखा पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ता है, जबकि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर अच्छी वर्षा होती है। और यहीं पर है अटाकामा डेजर्ट, जो वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट है। चिली और पेरू में है आपका अटाकामा डेजर्ट, जो दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। 10 वर्षों में 10 सेंटीमीटर वर्षा होती, 10 साल में 10 सेंटीमीटर वर्षा केवल हो पाती है। इस रीजन में इतनी वर्षा हो जाती है कि मरुस्थल में भी वनस्पतियां उगने लगती हैं, घास फूस उगने लगता है। ठीक, तो पूरे पर्यावरण को हिला के रख देता है एल नीनो फेनोमिना। बात क्लियर है यहां तक सबको? अगर हाँ, पिंकी शुक्ला जी आपका यहाँ पर मैसेज आ रहा है और आप टेलीग्राम में मैसेज केवल रात 8 बजे से 10 बजे के बीच में ही कर सकते हो। क्लियर? आकांक्षा जी, ये क्लास 11th की एनसीईआरटी में है। ठीक, इतना डिटेल में नहीं दिया गया है, बहुत कम दिया गया है, वहां पर इसे एक बास्केट में दिया गया है ना। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं यहां पर। आकांक्षा जी क्लियर है? नहीं, ये घटना एल नीनो और ला नीना की घटना हर वर्ष नहीं होती है, वर्तमान समय में 3 से 5 वर्षों के अंतराल पर होती है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया 3 फेज। मैंने बताया ला नीना, इसके बाद एक न्यूट्रल फेज, इसके बाद एल नीनो। एल नीनो, ठीक। तो यहां से यहां तक आने में ना 3 से 5 साल का समय लगता है और यहां से यहां आने में भी 3 से 5 साल का समय लगता है। क्लियर? यानी अगर ला नीना की स्थिति आई तो सामान्यतः अगले वर्ष न्यूट्रल फेज होगा और न्यूट्रल फेज के बाद धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा पूर्वी प्रशांत महासागर का, फिर ला नीना हो एल नीनो होगा, फिर एल नीनो के बाद न्यूट्रल फेज होगा, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर ला नीना होगा। क्लियर? तो 3 से 5 वर्ष लग जाते हैं एक एल नीनो के बाद दूसरे ला नीना, एक एल नीनो के बाद ला नीना तक पहुंचने में और ला नीना से एल नीनो में पहुंचने में 3 से 5 वर्ष का समय। कारण क्या है? यहां पर समुद्र सतह के तापमान का बढ़ना है, पूर्वी प्रशांत महासागर के तापमान का बढ़ना है और यहां पर पूर्वी प्रशांत महासागर के तापमान का घटना है। ठीक, तो तापमान का बढ़ना अचानक नहीं हो पाता, पानी धीरे 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 आकर इस जगह पर जमा होता है, धीरे धीरे औसत से तापमान अधिक होता है, औसत से 0.5 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है। उससे अधिक जब होगा तभी हम ला नीना और एल नीनो की घोषणा कर पाएंगे, अधिक या कम होगा तो। ठीक, तो 3 से 5 वर्ष का समय लग जाता है। अब देखिए ये सब प्रश्न रेलिवेंट प्रश्न है, इसीलिए मैं इसका उत्तर आप लोगों को दे रहा हूं। क्लियर? अरे भाई मेरे माई बाप, फिर एक लड़का आ गया। प्रदीप जी, आपके लिए मुझे कहना पड़ेगा, मारो मुझे मारो, हे भगवान उठा ले रे बाबा। भाई यहाँ चेरा पूजी कहाँ से आ गया? ये एल नीनो ला नीना से संबंधित प्रश्न है चेरा पूजी? नहीं भाई, चेरा पूजी में वर्षा के पीछे चेरा पूजी का फलन सेफ है ना। ये अब यहाँ अनावश्यक आप लोग मुझे दूसरी ओर डाइवर्ट कर रहे हो। ये फनल शेप है, कीप के आकार की स्थिति है।
शिलोंग प्लेट्यू की या मेघालय पठार की कीप के आकार की स्थिति है, जिसकी वजह से वहाँ पर अधिक वर्षा होती है चेरापूंजी और मासिनराम में। लेकिन आप लोग अगर पहले से पता है, देखिए पहले से पता है तो भी मत पूछिए, नहीं पता है तो भी मत पूछिए। यहाँ से अभी देखिए बच्चे ने कितना अच्छा प्रश्न पूछा कि कितने समय लग जाते हैं एल नीनो ला नीना में, कैसे होता है, तो रिलेवेंट प्रश्न पूछिए। प्रदीप जी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप इस प्रकार के अनावश्यक भटकाने वाले प्रश्न हमसे पूछोगे। आप तो सिंसियर बच्चे हो, आप ऐसे प्रश्न कैसे पूछ सकते हो? नॉर्मल फेज दोबारा समझाने की जरूरत ही नहीं है। देखो, यही है नॉर्मल फेज। ला नीना यानी यहां का तापमान औसत रहता है तो वो नॉर्मल फेज है। यहां का तापमान बहुत कम हो जाता है तो ला नीना का। यहां का तापमान औसत है तो यही कंडीशन बनेगी, एकदम यही कंडीशन बनेगी। तो नॉर्मल, न्यूट्रल, नॉर्मल की जगह उसे न्यूट्रल कहते हैं, न्यूट्रल फेज है। सेम यही कंडीशन बनेगी। यहां सूखा पड़ेगा, यहां वर्षा ठीक ठाक होगी लेकिन बहुत अधिक नहीं होगी। भारत में वर्षा सामान्य होगी, बहुत अधिक नहीं होगी। तो ये नॉर्मल या न्यूट्रल फेज है। ला नीना वाला ही कंडीशन न्यूट्रल में है, लेकिन ला नीना के समय यहां का तापमान ज्यादा कम हो जाता है। न्यूट्रल फेज में टेम्परेचर एवरेज बना रहता है और हवाएं ऐसे ही गति करती हैं। ये बात आप लोगों को एल नीनो ला नीना समझ में आ गया, यानी कुल मिला के इंसो एल नीनो सदन ऑसिलेशन, यानी ये इंसो एल नीनो सदन ऑसिलेशन। यहां दो चीजों की कपलिंग हो रही है, एक तो गर्म जल का इधर उधर होना और दूसरा वायु दाब का इधर उधर होना। दोनों को मिला के ही एक पूरा फेनोमिना तैयार हो रहा है, जिसकी वजह से इसे कहते हैं एल नीनो सदन ऑसिलेशन। इंसो दक्षिणी दोलन, एल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है इसे। दीपक जी, धीरे धीरे पता चलता चला जाएगा। वर्ल्ड मैप की समझ होगी तो पता चलेगा, एकदम सही कह रहे हो। लेकिन वर्ल्ड मैप पहले दिन थोड़ी पढ़ा जाएगा। अगर मैं पहले दिन वर्ल्ड मैपिंग कराना शुरू करूं, आपको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि सामान्य चीजें ही आपको नहीं पता है। ठीक, तो आपको ये मैप बनाकर इसीलिए बता रहा हूं कि भाई ये अफ्रीका है, ये भारत है, ये मलय प्रायद्वीप है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है, ये प्रशांत महासागर है, या इसमें ऐसी कोई चीज जो मैं आपको नहीं बताया हूं। मैंने कहा ये साउथ ईस्ट एशिया है, तो मैप का भी तो जानकारी आपको मिल रहा है। ऐसा तो नहीं मैप की जानकारी मैं नहीं दे रहा हूं कि ये बना के सीधे समझाने लगा। ये तूने नहीं बताया क्या ये दक्षिण अमेरिका है, मैंने ये नहीं बताया क्या ये अफ्रीका है, मैंने ये नहीं बताया क्या भारत है, मैंने ये नहीं बताया क्या कि ये प्रशांत महासागर है, मैंने ये नहीं बताया क्या ये पूर्वी प्रशांत महासागर है, मैंने ये नहीं बताया क्या ये पश्चिमी प्रशांत महासागर है। सारी बातें तो बता रहा हूं मैं आपको। तो मैपिंग एक दिन में नहीं, धीरे धीरे सीखी जाती है। आप लोग वनडे के दिमाग से बाहर निकलो, वनडे में मत घुसे रहो। वनडे के तरीके से सिविल की तैयारी नहीं होती है ना। और थोड़ा टीचर के ऊपर विश्वास रखो। और मैं टीचर नहीं हूं, मैं तो छात्र हूं, मैं तो भूगोल का छात्र हूं, सीखता हूं अभी भी। ठीक, नहीं, वर्ल्ड मैपिंग अलग से नहीं कराई जाएगी, वर्ल्ड मैपिंग अलग से नहीं कराई जाएगी। इसी तरह कराते चला जाऊंगा, जहां जो आएगा वो चीज समझाते चला जाऊंगा, अलग से नहीं। इसी तरह हाँ, यूट्यूब पर वर्ल्ड मैपिंग की प्रॉपर क्लास पढ़ी है, वहां से आप कर सकते हो। लेकिन वहां ये सब चीजें थोड़ी बताऊंगा मैं। ये कॉन्सेप्ट अलग चीज है, वो मैपिंग की चीजें अलग चीज है। कौन सा स्थान कहाँ पे है, कौन सी नदी कहाँ पर है, कौन सा पर्वत कहाँ पर है, ये सब चीजें वहां बताई जाती। यहाँ धीरे धीरे एक एक चीज करके सीखते चले जाते हो आप लोग, आपको पता भी नहीं चलता है आप चीजें सीख गए हो। अच्छा, जरा दिमाग लगा के सोचिए। अनिकेत जी का प्रश्न है कि ज्यादा बारिश होती है या हाई प्रेशर से। ये पता नहीं, प्रश्न ही पता नहीं कैसा लिखे हो कि मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है। लिखे हो बारिश होती है या हाई प्रेशर से, क्या लिखे हो ये?
प्रश्न तो स्पष्ट लिखो भाई अनिकेत, तभी तो मैं बता पाऊंगा क्या पूछना चाह रहे हो आप। तो प्रश्न स्पष्ट लिखे, हाई प्रेशर पर कभी भी ज्यादा बारिश नहीं होगी। यहां लो प्रेशर है, देखिए इस जगह पर, इस सतह पर क्या है, लो प्रेशर है। तो यहां से हवाएं ऊपर उठी हैं, यहां से ऊपर उठी हैं, तब यहां लो प्रेशर बना है। तो सतह पर, फिर से सुनिएगा, सतह पर जहां लो प्रेशर होगा वहां वर्षा अधिक होगी, सतह पर जहां हाई प्रेशर होगा वहां वर्षा कम होगी या नहीं के बराबर होगी। ऊपरी वायुमंडल को मत देखो, आप लोग पागल हो गए हो कि ऊपरी वायुमंडल से तुलना कर ले रहे हो नीचे। मैं बार बार आप लोगों को यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये सतह है। वनडे पढ़े हो, वनडे में इसी तरह बताया गया, आधा अधूरा ज्ञान दिया गया, उसी में लेके परेशान हो आप लोग। यहां से हवा ऊपर उठी है तो यहां लो प्रेशर बनेगा और यहां बादल बनेगा और यहां वर्षा होगी। ये सतह पर लो प्रेशर की वजह से वर्षा हो रही है। यहां पर हाई प्रेशर बना है, इसका मतलब हवा नीचे बैठती है, नीचे बैठेगी तो कभी भी नीचे बैठने वाली हवा वर्षा नहीं कर सकती है। इसके पीछे सिंपल सा कारण है कि जब हवा नीचे बैठती है तो एडियाबेटिक हीटिंग होती है, सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है, जिससे वर्षा नहीं होती है। ठीक, तो जहां हाई प्रेशर होगा वर्षा नहीं होगी, जहां सतह पर लो प्रेशर होगा वर्षा होगी। लेकिन अगला कॉन्सेप्ट, इसके आगे सिविल की ओर जब हम बढ़ेंगे तो हमें कुछ और बातें जाननी होती हैं। जब हवा ऊपर उठेगी तो ऊपरी वायुमंडल में हाई प्रेशर बनाएगी, जब हवा नीचे बैठेगी तो ऊपरी वायुमंडल में लो प्रेशर बनाएगी, क्योंकि यहां का कुछ हवा नीचे आ गया तो यहां दबाव कम हुआ है। किसकी तुलना में हाई प्रेशर, इस वाले की तुलना में, सॉरी किसकी तुलना में लो प्रेशर, इस वाले की तुलना में यहां पर लो प्रेशर है, इसकी तुलना में नहीं, इसकी तुलना में। तो आप लोग यहां पर क्यों सोच रहे हो, जब वर्षा की बात की जाती है ना तो सतह पर लो प्रेशर देखा जाता है, सतह पर हाई प्रेशर देखा जाता है, ऊपरी वायुमंडल में हाई प्रेशर लो प्रेशर नहीं देखा जाता। 100 बार बता चुका हूं, लेकिन आप लोग का दिमाग वनडे से बाहर निकल ही नहीं रहा है, वनडे में ही घुसा पड़ा हुआ है। अब यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई सबको, यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई सबको। वनडे से आगे बढ़ जाएं हम सिविल की ओर। चलिए अब आते हैं एयर मास, वायु राशियां। देखिए YouTube पर अभी मैपिंग की क्लास मैं नहीं ले रहा हूं, YouTube पर मैपिंग की क्लास कुछ महीने पहले लिया था। आप मेरे नाम से जाइएगा तो एक फोल्डर मिलेगा, है ना, प्ले लिस्ट में, तो उसमें आपको मेरी मैपिंग की क्लास मिल जाएगी YouTube पर। ठीक है, अभी जो क्लास चल रही है वो यूपीएससी के लिए 9 बजे प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, यूपीएससी के लिए चल रहा है वो। चलिए अब बात करते हैं वायु राशि, एयर मास। क्या होता है एयर मास, अब ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये पूरा एक वायुमंडल है, ये पूरा वायुमंडल है और यहाँ पर वायु का ये एक और भाग है, इसी वायुमंडल में ये वायु है। इस पूरे वायुमंडल में यहाँ हवा का एक भाग है। भाई आप कहोगे ना ये पूरा अगर वायुमंडल है तो एक हवा का भाग ये है, इसको अलग कर लो तो ये है, इधर हवा का भाग है, इधर का सब अलग अलग कर सकते हो आप। तो इसमें एक ये हवा का भाग है। इस हवा के भाग में क्षैतिज रूप से, क्षैतिज रूप से हवा में, क्षैतिज रूप से, ये पृथ्वी नहीं बना रहा हूं, वायु का भाग बना रहा हूं, क्षैतिज रूप से ताप, दाब, आर्द्रता, ठीक, टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी हॉरिजेंटली सेम होती हैं, क्षैतिज रूप से सेम होता है। इसका मतलब ये हुआ जो तापमान यहां पर है वही तापमान इस पूरे भाग में है, सेम टेम्परेचर है, एकदम हॉरिजेंटली सेम टेम्परेचर है। यानी यहां अगर 10 डिग्री सेल्सियस है
तो पूरी लाइन पर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अगर यहां पर प्रेशर 950 मिलीबार है, 950 मिलीबार है, तो इस पूरे लाइन पर 950 मिलीबार प्रेशर है। अगर यहां पर ह्यूमिडिटी 10 ग्राम है, यहां पर ह्यूमिडिटी 10 ग्राम है, तो पूरे लाइन पर 10 ग्राम ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है। तो उसी तरह से हम यहां पर आए, सतह से ऊपर थोड़ा गए, यहां 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 940 मिली बार प्रेशर है और ह्यूमिडिटी 5 ग्राम है। तो पूरे लाइन पर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 940 मिली बार प्रेशर है और 5 ग्राम वाटर वेपर है, जल वाष्प है। इसी तरह यहाँ है। तो ताप दाब क्षैतिज रूप में अगर समानता होती है किसी वायु के भाग में, तो हम उसे कहते हैं एयर मास। क्या कहते हैं? जैसे आप एक और चित्र बना के दिखा देता हूं मैं आपको। ये एक आयतन है ना, अगर इसमें आप देखो कि क्षैतिज रूप से ताप दाब आर्द्रता में समानता हो, देखिए जो टेम्परेचर यहाँ है वही यहाँ है, वही यहाँ है, वही यहाँ है, जो प्रेशर यहाँ है वही यहाँ है, वही यहाँ है, वही यहाँ है, जो ह्यूमिडिटी यहाँ है वही यहाँ पर है, वही यहाँ पर है, वही यहाँ पर है। तो क्षैतिज रूप में ताप दाब आर्द्रता में समानता है। इसके बाद थोड़ा ऊपर बढ़े तो जो टेम्परेचर यहाँ है वही यहाँ है, वही यहाँ है, वही यहाँ है, जो प्रेशर यहाँ है वही प्रेशर यहाँ है, वही प्रेशर यहाँ है, वही प्रेशर यहाँ है, जो ह्यूमिडिटी यहाँ है वही यहाँ है, वही यहाँ है, वही यहाँ, यानी पूरी लाइन में टेम्परेचर प्रेशर ह्यूमिडिटी इक्वल है। और ऊपर बढ़े तो पूरी लाइन में टेम्परेचर प्रेशर ह्यूमिडिटी इक्वल है। तो एयर का ऐसा पार्ट जिसमें टेम्परेचर प्रेशर ह्यूमिडिटी में समानता होती है उसे कहते हैं एयर मास, वायु राशि। क्लियर? अगर बहुत सारा डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम में पूछ लो, है ना। लेकिन डाउट रेलिवेंट, अगर डाउट पूछना है तो आप यहां पूछिए, लेकिन रेलिवेंट डाउट होना चाहिए, टॉपिक से संबंधित डाउट होना चाहिए। आपके मन में ये नहीं आए कि सूरज क्यों डूबता है, पूरब से पश्चिम क्यों होता है। जो टॉपिक से संबंधित डाउट है वो डाउट पूछिए। तो वंदना जी, एकदम आप डाउट पूछ सकती हैं, कोई भी डाउट पूछ सकती हैं, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड, अगर वायु राशि चल रही है तो वायु राशि से संबंधित कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अरे चैप्टर का नाम है वायु राशि। वायु राशि यहां लिखा नहीं है क्या? वायु राशि हेडिंग दिख रहा है, वायु राशि एयर मास। ठीक, तो वायु राशि समझ गए आप लोग क्या होता है। अब ये दो प्रकार की होती है वायु राशियां, दो प्रकार की, एयर मास दो प्रकार की, एक वार्म एयर मास और एक कोल्ड एयर मास। वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास, यानी सिंपल सी बात है, अगर कोई वायु ऐसी जगह पर जन्म ले रही है जो ठंडा है तो ठंडी वायु राशि होगी। अगर कोई वायु राशि ऐसी जगह पर जन्म ले रही है जो गर्म है तो गर्म वायु राशि होगी। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बताऊं, आप इसको आसानी से कनेक्ट कर पाओगे। देखिए, ये है साइबेरिया, ये जो भाग है ये साइबेरिया है, ये जो रीजन है ये साइबेरिया का, ये पूरा रीजन है साइबेरिया। साइबेरिया का रीजन गर्म होता है कि ठंडा, कमेंट करके बताइए। और ये है सहारा, सहारा, तो ये साइबेरिया का रीजन है और ये सहारा का रीजन है। तो साइबेरिया का रीजन कैसा होगा? साइबेरिया का रीजन कोल्ड होगा।
तो यहां पर जो एयर मास डेवलप होगी वो कोल्ड एयर मास होगी, और ये सहारा है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, वार्म या हॉट डिजर्ट है, इसलिए सहारा चूंकि वार्म है या हॉट है, इसलिए यहां की जो हवा होगी, एयर मास होगा, वार्म एयर मास। गर्म वायु राशि होगी, तो यहां ठंडी वायु राशि जन्म लेगी और यहां पर गर्म वायु राशि होगी। वायु राशियां दो प्रकार की होती, एक ठंडी वायु राशि, एक गर्म वायु राशि। बात क्लियर? अगले मुद्दे को जरा ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिए। वायु राशियों की उत्पत्ति कैसे होती है, वायु राशि कहां उत्पन्न हो पाती है? तो इसको समझने के लिए देखिए आपके इसमें दिया है कि नहीं, परिभाषा, प्रमुख विशेषता, उद्गम क्षेत्र, एक। देखिए अब वायु राशियों की उत्पत्ति की बात की जाए, ओरिजिन की बात किया जाए, वायु राशियों की उत्पत्ति की बात की जाए, जरा ध्यान से देखिएगा। वायु राशियां विस्तृत होमोजेनस समांग समतल पर उत्पन्न होती हैं। अब इस बात को ध्यान से समझिए। मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है जहां ऐसे पर्वत है, इसके बाद यहां पठार है, फिर थोड़ा मैदान है, फिर पर्वत है, फिर पठार है, प्लेट्यू, पठार मतलब प्लेट्यू, माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन है, माउंटेन है, प्लेट्यू है, फिर प्लेन है, फिर प्लेट्यू है, फिर माउंटेन है। तो अगर ऐसा सब सरफेस होगा तो ये होमोजेनस नहीं होगा, ये असमांग है, समान समतल नहीं है, ये होमोजेनस नहीं है। इस जगह पर एयर मास उत्पन्न नहीं होगी, उत्पन्न नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी अभी बताऊंगा। दूसरी बात, कैसी स्थिति चाहिए? या विस्तृत जलीय भाग, बड़ा, अब जल के ऊपर ऐसे ऊंचा नीचा नहीं होगा। दूसरा, समतल स्थल होना चाहिए। ऐसे कंडीशन में अब यहां पर हल्का फुल्का उबड़ खाबड़ होगा ऐसे तो हो सकता है। अब एकदम शीशे की तरह चिकना सतह तो नहीं मिलेगा ना, कि एकदम शीशे की तरह चिकनी सतह हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो समतल सतह हो और जली भाग हो, समांग समतल सतह हो, यानी ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में वायु राशियां उत्पन्न होती हैं। ठीक। तीसरी बात, अगर एक जगह है ये, ठीक, आधा जली भाग है इसमें और आधा स्थली भाग, ये जल है और ये स्थल है, तो दोनों को मिलाकर एक एयर मास उत्पन्न नहीं होगी, है ना। यहां पर और यहां पर दोनों समतल है, दोनों समतल है, प्लेन सरफेस है दोनों का, लेकिन दोनों को मिला के एक एयर मास डेवलप नहीं हो सकती। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां पर जल के ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी अलग होगा और स्थल पर टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी अलग होगा। और एयर मास में क्या है? टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी हॉरिजॉन्टली सेम होना चाहिए। अब यहां का टेम्परेचर, जल का तापमान और स्थल के तापमान में अंतर मिलेगा, जल की ह्यूमिडिटी में स्थल की ह्यूमिडिटी में अंतर मिलेगा, जल के प्रेशर में स्थल के प्रेशर में अंतर मिलेगा। इसलिए एक वायु राशि जहां दो सतह है, समान सतह है, एकदम होमोजेनियस, एकदम समतल है, एक जल है एक स्थल है, उबड़ खाबड़ नहीं है, पर्वत पठार मैदान नहीं है, फिर भी यहां पर एक एयर मास नहीं जन्म लेगी। क्योंकि एयर मास जन्म लेने के लिए क्या चाहिए?
टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी की समानता होनी चाहिए एयर मास में, और यहां अलग अलग होंगी, इसलिए यहां पर एयर मास उत्पन्न एक वायु राशि उत्पन्न नहीं। ठीक, बात समझ में आ गई? अरे भाई, दो पर्वतों के बीच हाई प्रेशर होता है, आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हो, आधा दिमाग लगाते हो। एक पर्वत ये है, एक जगह बताया था, ये यहाँ पर हमेशा लो ही प्रेशर होगा, यहाँ पर लो ही प्रेशर होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर होगा। मैंने तो अभी भी बताया यही होगा। इसकी तुलना में यहाँ हमेशा हाई प्रेशर होगा, ऊंचाई की तुलना में हमेशा यहाँ हाई प्रेशर होगा। मैंने कब मना किया? और यह अकाट्य सत्य है, विज्ञान इसकी पूर्ति करता है, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर प्रेशर हमेशा कम होता है और सतह पर हमेशा प्रेशर अधिक होगा। तो किसी भी पर्वत की घाटी में प्रेशर हमेशा अधिक होगा। एक जगह कहां बताया था? मैं तो 100 जगह यही बात बताऊंगा, 1 लाख जगह यही बात बताऊंगा। जो सत्य है वो सत्य है। एक जगह कहां बताया था? आधा अधूरा ज्ञान, ध्यान से सुनते नहीं हो आप लोग, कॉन्सेप्ट समझते नहीं हो। बता कुछ रहा हूं, पूछ कुछ रहे हो। एयर मास समझ में आ गया? एयर मास क्या होता है, उद्गम क्षेत्र क्या होता है, कहां होगा? सामान्य धरातल पर जहां वायु राशियां निर्मित होती हैं, वहां वायु राशियों का उद्गम क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई, वायु राशियां कहां होंगी? गुंजा जी, नोट्स नहीं बनाने हैं मेरी बहन, आपको नोट्स नहीं बनाना है, केवल यहां समझना है। जब पीसीएस का सिलेबस शुरू करूंगा तब आपको नोट्स बनाना है। अभी एनसीईआरटी चल रही है, केवल समझ विकसित करना है। मैंने यहां केवल इतना बताया है कि वायु राशि कहां उत्पन्न होगी, वायु राशि की उत्पत्ति कहां पर, कहां पर? समांग समतल सतह पर। समांग समतल सतह का मतलब पर्वत पठार मैदान, ऐसे पर्वत पठार मैदान ना हो, ये समांग नहीं है। ये समांग समतल नहीं है, इसलिए यहां उत्पन्न नहीं होगी। समांग समतल सतह में क्या आएगा? जल हो या समतल सतह हो, ये आएगा। ठीक, तो इसको सिर्फ इतना समझना है। आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि नोट्स नहीं बनाने हैं तो नहीं बनाने हैं, केवल समझिए इसको, केवल कॉन्सेप्ट को समझिए। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो देखना पड़े, देखिए। आप कहोगे इतना समय नहीं मिलता है, तो समय निकालिए, क्योंकि आपने डिसीजन लिया है सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करने का। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, एट एनी कॉस्ट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे कितना भी समय देना पड़े। कुछ बच्चे जल्दी समझ जाते हैं, उनको कम मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ बच्चे ज़्यादा समय लगता है समझने में, तो उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मेरे साथ भी है और ये आपके साथ भी है। तो जब भी हम अगर पढ़ाई करें तो घंटों के हिसाब से पढ़ाई नहीं करनी है हमको। क्लियर? चलिए, अब वायु राशि की उत्पत्ति समांग समतल सतह पर, ये बताया हूं मैं। तो समझ में आए कि कहाँ होनी, यही बात आपको समझना है कि समांग समतल सतह पर होना। ये बात ध्यान ध्यान रखना कि वायु राशियों की उत्पत्ति कहाँ होती है? जहां सतह समान होता है। अब हिमालयी क्षेत्र में वायु राशि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। रॉकी एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में वायु राशि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कहां हो सकती है? भारत के थार के मरुस्थल में वायु राशि की उत्पत्ति हो सकती है। उत्तर भारत के मैदानों में वायु राशि की उत्पत्ति हो सकती है। सहारा के मरुस्थल में वायु राशि की उत्पत्ति हो सकती है।
हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिण महासागर, इन सब महासागरों पर वायु राशि की उत्पत्ति हो सकती है। अब प्रश्न ये उठता है, ध्यान सुनिएगा, यहां पर क्यों नहीं? दिमाग में आपसे प्रश्न ये उठना चाहिए था कि भाई सर ऐसा क्या है कि यहां पर नहीं होना है, यहां पर नहीं हो रहा है और समतल सतह पर वायु राशि क्यों उत्पन्न हो रही है? अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया, वायु राशियों में क्षैतिज रूप से ताप दाब आर्द्रता में समानता होती है। क्षैतिज रूप से ताप दाब आर्द्रता में समानता होती है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई वायु, यह समतल सतह है या समांग सतह है और यहां वायु आई, कोई एयर पार्सल आया, तो सतह की जो करैक्टर है, जो प्रॉपर्टीज है सतह के पास की, तो वो इसमें ग्रहण करेगा, इसको ग्रहण करेगा। यानी कोई, मान लीजिए यहां पर कोई वायु राशि आ रही है ना, कोई हवा समझिए, कोई हवा आ रही है, तो इस सतह के पास आएगी, तो सतह से अगर वाष्पीकरण हो रहा है तो जल वाष्प को ग्रहण करेगी, इस सतह के तापमान को ग्रहण करेगी, ठीक, और उसी हिसाब से इसकी फिर डेंसिटी और प्रेशर डिसाइड होगा। तो जब समतल रहेगा तो प्रॉपर ग्रहण कर पाएगी और पूरे इस भाग का क्षैतिज रूप में टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी समान हो पाएगा। लेकिन अगर यहां पर कोई एयर आए, यहां पर कोई वायु आए, तो आप बताइए कैसे समानता होगी? यहां पर्वत ऊंचा है, तो यहां मान लीजिए ऐसे पर्वत है, यहां नीचे है, तो यहां की वायु और यहां की वायु अलग अलग हो जाएगा ना, यहां वायु तो रह ही नहीं पाएगी। आप सिंपल से सोचिए, यहां पर्वत है तो इस भाग में वायु नहीं रहेगी, यहां तो पर्वत है, इस भाग में पर्वत है, यहां वायु नहीं रहेगी। यहां की वायु का टेम्परेचर कुछ होगा, यहां की वायु का टेम्परेचर कुछ होगा, और यहां जो वायु होगी वहां इंटरप्शन हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम इस पूरे क्षेत्र में देखें, इस पूरे क्षेत्र में, तो यहां तो वायु है, लेकिन यहां पर इसके ऊपर जो होगा ऊंचाई चली जाएगी, फिर नीचे हो जाएगा, तो कहीं हवा ऊपर होगी, कहीं हवा नीचे होगी, फिर कहीं हवा ऊपर होगी, कहीं हवा नीचे होगी, तो फिर एक एयर मास नहीं डेवलप होगा, एक चाहिए। एयर मास मतलब एक उदाहरण देके और समझाता हूं। आपके घर में आपकी माता जी, मम्मी, जैसे मेरे घर में मेरी माता, मेरी वाइफ या मैं खुद, घर में मान लीजिए हम खाना बना रहे हैं ना, आदमी भी खाना बनाता है, मुझे भी खाना बनाने का शौक है, मैं भी खाना बनाता हूँ, मुझे आनंद आता है कभी कभी कुछ सब्जियों को बनाने में, है ना। रोटी चावल बनाने में नहीं आनंद आता है, सब्जी बनाने में आनंद आता है। तो जैसे दाल फ्राई करना हो, तो किचन में हमने तड़का लगाया, दाल का मिर्ची विर्ची डाल के तड़का लगाया, तो किचन का जो एटमॉस्फेयर है उसमें आदमी खांसने लगता है, मिर्ची विर्ची है तो खांसने लगता है। लेकिन आप किचन से निकल के जैसे ही कमरे में दूसरे जाओगे, अपने बेडरूम में चले जाओगे, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग है, वहाँ आप नहीं खांसोगे। तो आपके कमरे की वायु राशि अलग है और आपके किचन की वायु राशि जब तड़का दिया गया तो अलग हो गई। तो छौके वाली या तड़के वाली वायु राशि आपके किचन में है और अलग वायु राशि आपके बेडरूम में है ना। तो वायु राशियों में समानता होती है। तो जब ऊबड़ खाबड़ सरफेस होगा, कहीं पर्वत होगा, कहीं पठार होगा, कहीं मैदान होगा, तो एक ही प्रकार की वायु राशि कैसे जन्म ले पाएगी? नहीं ले पाएगी। इसके लिए क्या चाहिए? समतल सतह चाहिए। अब समतल सतह रहेगा तो जो भी तापमान यहां सतह से ग्रहण करेगी, क्षैतिज रूप से उसका वितरण समानता में होता चला जाएगा। जो भी आर्द्रता ग्रहण करेगी, क्षैतिज रूप से उसका वितरण समान होता चला जाएगा। बात समझ रहे हो? इसलिए कभी भी वायु राशियों की जब उत्पत्ति की बात आती है तो पर्वतीय क्षेत्रों में हम वायु राशि नहीं खोज पाते हैं।
अरे भैया, गुंजा जी एकदम प्रश्न देखिए। गुंजा जी, गूगल मीटिंग दोपहर 12 बजे शनिवार को होती है। जैसे ही दोपहर 12 बजेगा, आप गूगल मीटिंग के लिए टेलीग्राम ग्रुप को खोल के जुड़ बैठ जाइएगा। 12 बजे से 1 मिनट पहले ही ग्रुप को खोलकर बैठ जाइएगा और वेट कीजिएगा कि कोई लिंक आ रहा है कि नहीं। जब तक ना आए तब तक आपको टेलीग्राम पर बैठे रहना है। उसके बाद जैसे ही लिंक आएगा वैसे ही उस पर क्लिक कीजिएगा और आप जुड़ जाओगे गूगल मीटिंग से। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि चलो बाद में खोल के गूगल टेलीग्राम को देख लेंगे, लिंक पड़ा होगा। नहीं, लिंक थोड़ी देर के लिए ही आता है, तो उस टाइम आपको उस समय टेलीग्राम में उपस्थित रहना पड़ेगा। तो थोड़ी देर के लिए आता है, इसलिए आपको उपस्थित रहना मजबूरी है आपकी। तो 12 बजे एकदम नहा धो के, खाना पीना खा के, चाय पानी लेके टेलीग्राम पर बैठ जाइएगा। ठीक, तो बता दिया कैसे जुड़ना है, जुड़ जाइएगा। ये बात आप तक समझ में आ गई? ये बात क्लियर हो गया कि एयर मास की उत्पत्ति क्यों समांग समतल पर होती है, समांग सतह पर होती है। क्लियर हो गया? समांग सतह पर क्यों होती है, क्यों उबड़ खाबड़ वाले जमीन पर नहीं होती है वायु राशियों की उत्पत्ति। क्लियर हो गया? एक बार कमेंट करके बता दीजिए। जी हाँ, कल होगी। बताइए। अभिषेक वर्मा, बहुत बढ़िया अभिषेक भाई, आपने बताया। नहीं तो काफी लोग तो सुन के शांत रहते हैं। अब देखिए, वायु राशियों के उद्गम क्षेत्र के आधार पर, यानी वायु राशियां कहां कहां उत्पन्न हो सकती हैं, उसके आधार पर उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय महासागरीय भाग, अभी मानचित्र में आपको दिखाऊंगा बना के, कहां पर उष्ण कटिबंधीय महासागर, यानी इसी मैप में दिखा दूं? नहीं, फिर कंफ्यूज हो गया। ट्रॉपिकल रीजन के, अब देखिए, देखिए क्या कह रहा है, उष्ण कटिबंधीय महासागर। अब उष्ण कटिबंध कहाँ होता है? 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ लैटिट्यूड के बीच में, 23.5 उत्तरी और 23.5 दक्षिणी अक्षांशों के बीच में, ये पूरा रीजन। ठीक, ये पूरा रीजन। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन में, यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन में, यहाँ ट्रॉपिकल रीजन में, यहाँ ट्रॉपिकल रीजन में, यहाँ ट्रॉपिकल रीजन में, यहाँ पर 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 ट्रॉपिकल रीजन में, और ये सारे महासागर हैं। स्थल की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं। क्लियर? जब वहां वर्ड आएगा फिर मैं उस पर बात करूंगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थलों में। अब मरुस्थल देखें तो उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों की बात करें तो ये मरुस्थल है उपोष्ण कटिबंधीय, यहां पर मरुस्थल है उपोष्ण कटिबंधीय। इन मरुस्थल में, यहां पर मरुस्थल है उपोष्ण कटिबंधीय, इस मरुस्थल में, यहां पर मरुस्थल है थार का उपोष्ण उपोष्ण कटिबंधीय, इस मरुस्थल में। क्लियर? समांग समतल सतह। इसके बाद क्या कह रहा है, उच्च अक्षांशीय अपेक्षाकृत ठंडे महासागरों पर। कहा? उच्च अक्षांशीय अपेक्षाकृत ठंडे महासागरों पर। तो अब देखिए, यहां से ऊपर जाओगे तो तापमान कम होगा। तो ये महासागरीय भाग है यहाँ पर, ये महासागरीय भाग है यहाँ पर, ये महासागरीय भाग है यहाँ पर,
इसके बाद नीचे आओगे, इसके नीचे इसको अगर मैं छोटा करूं तो यहां पर, तो यहां पर, यहां पर, यहां पर महासागरों पर, क्लियर, वायु राशियां उत्पन्न होती हैं। इसके बाद कह रहा है अतिशीत बर्फ आच्छादित महाद्वीपीय क्षेत्र में, अतिशीत बर्फ आच्छादित महाद्वीपीय क्षेत्र में, ये वाला रीजन महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल एरिया, ये कॉन्टिनेंटल एरिया यहां पर। फिर एक और जगह है अंटार्कटिक, आर्कट ग्रीनलैंड में, और उसके बाद अंटार्कटिक वाले क्षेत्र। ठीक, इन जगहों पर एयर मास की उत्पत्ति होती है, यानी महासागर, महाद्वीप और जो समांग समतल सतह हो वहीं पर वायु राशियों की उत्पत्ति होती है। तो ये जगह है जहां पर वायु राशियां उत्पन्न हो रही हैं। ठीक, तो यहां रटना नहीं है, जगह को देखना है क्या जगह है। इसीलिए मैं मानचित्र में आपको दिखाया हूं। उष्ण तथा उपोष्णकटिबंधीय महासागर पर, उपोष्णकटिबंधीय उष्ण मरुस्थलों में, उच्च अक्षांशीय अपेक्षाकृत ठंडे महासागरों पर, उच्च अक्षांशीय अतिशीत बर्फ आच्छादित महाद्वीपीय क्षेत्र में, स्थायी रूप से बर्फ आच्छादित महाद्वीपीय क्षेत्र में, अंटार्कटिक और आर्कटिक क्षेत्रों में। ठीक, तो कहां कहां वायु राशियां उत्पन्न होती हैं वो बता दिया गया आपको। अब 5 प्रमुख प्रकार की वायु राशियां, 5 प्रमुख प्रकार की वायु राशियां। इस चित्र को देख रहे हो, नहीं देख पा रहे हो तो मत देखो, मैं आपको ये चित्र आपको साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन एक चित्र बना दे रहा हूं जहां आपको समझाने के क्रम में चीजों को मैं बताऊंगा। छोटा सा चित्र बना रहा हूं ताकि सब बात यहां पर आ जाए, बहुत बड़ा चित्र नहीं बनाऊंगा। साउथ अमेरिका, अब देखिए सबसे पहला वर्ड यूज कर रहा है उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशि। उष्णकटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल मेरीटाइम एयर मास या मेरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास। मेरीटाइम मतलब सागर। देखिए इसमें महासागर को दिखाने के लिए स्मॉल लेटर में एम और उष्णकटिबंध को दिखाने के लिए कैपिटल लेटर में टी का यूज किया जाता है। ठीक, तो कॉन्टिनेंट को जब दिखाएंगे तो स्मॉल लेटर में सी, महासागर को दिखाएंगे तो स्मॉल लेटर में एम, ट्रॉपिकल के लिए कैपिटल, है ना। तो आगे ये बात समझेंगे आप। तो कह रहा है उष्णकटिबंधीय महासागर, तो आप देखिए उष्णकटिबंधीय महासागर ये है। ठीक, यानी यहां पर मेरी टाइम ट्रॉपिकल एयर मास, यहां पर मेरी टाइम ट्रॉपिकल एयर मास इस पूरे रीजन में, यहां पर भी मेरी टाइम ट्रॉपिकल, यहां पर भी मेरी टाइम ट्रॉपिकल और यहां पर भी मेरी टाइम ट्रॉपिकल एयर मास, यहां पर मेरी टाइम ट्रॉपिकल एयर मास, यहां पर मेरी टाइम ट्रॉपिकल एयर मास, यहां पर मेरी टाइम ट्रॉपिकल एयर मास। ठीक, मेरी टाइम मतलब महासागर, किस क्षेत्र में, उष्णकटिबंध में महासागर, उष्णकटिबंध में उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशि, 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 उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशि। ठीक, अब जरा देखिए, अब इसकी प्रॉपर्टी यही सीखिए आप लोग। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए ये वायु राशि गर्म होगी कि ठंडी, ये वायु राशियां जो हैं वो गर्म होंगी कि ठंडी, फटाफट कमेंट करके बताइए
ये वायु राशियां ट्रॉपिकल रीजन में है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, तो ये गर्म होंगी कि ठंडी? अरे मनोरमा जी, प्रभाव पे अभी आएंगे, काहे हड़बड़ा रहे हो? आगे मत बढ़िए, पीछे मेरे साथ चलिए। प्रशांत भैया, मैंने बताया है एनसीईआरटी जब खत्म होगी तब नोट्स बनाना शुरू करेंगे हम। गर्म होगी, इसका मतलब उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशि गर्म होती है। पहली बात प्रॉपर्टी याद रखिए। और जो मनोरमा जी पूछी है प्रभाव, वही प्रभाव निकल के अभी आएगा। एक कदम पहले कूद जाते हो, ठंड रखो। चलिए, आपने बताया ये सभी वायु राशियां गर्म होंगी। अच्छा, इस वायु राशियों में आर्द्रता अधिक होगी कि कम होगी? यानी ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर अधिक होगा कि कम होगा? मोहम्मद फरहान, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, अब आप बताइए कि यहां पर आर्द्रता, नमी, मॉइस्चर कम होगा कि अधिक होगा? ये बताइए। मॉइस्चर, ये बताइएगा। आर्द्रता अधिक होगी, पूरा लिखिएगा। मॉइस्चर हाई, इंग्लिश में लिखिएगा मॉइस्चर हाई, या हिंदी में जब लिखिएगा तो आर्द्रता अधिक। आर्द्रता एनके लिख रहे हैं, आर्द्रता कम होगी। हे भगवान, ए एनके जी, सब लोगों ने तो ठीक लिखा, एक मेरे भैया बहन आ गए, वो कह रहे हैं आर्द्रता कम होगी। अच्छा ये बताओ, जो लोग कह रहे हैं कम होगी, पानी पर तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा, पानी पर तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा तो वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होगी। यानी इस वायुमंडल, ये जो एयर मास है उसमें अधिक नमी होगी, आर्द्रता अधिक होगी, मॉइस्चर अधिक होगा, तो ये गर्म और आर्द्र वायु राशि है। कैसी होगी ये वायु राशि? गर्म और आर्द्र वायु राशि होगी। क्लियर? अब गर्म और आर्द्र वायु राशि यहां से चले और भारत में पहुंचे, यानी ये कहीं भी स्थलीय क्षेत्रों में जाएगी। भाई, वायु राशि जन्म ले ली, पैदा हो गया। जैसे बच्चा पैदा हो जाता है तो हमेशा बिस्तर पे थोड़ी रहता है, थोड़ा सा बड़ा होता है तो बकैयां खींचने लगता है। हमारे यहाँ बकैयां कहते हैं, आप पता नहीं क्या कहते हो। उसके बाद अपने दो पैरों पर हिलते डुलते चलने लगता है, उसके बाद दौड़ने लगता है, उसके बाद तो फिर उड़ने लगता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कोई चीज जन्म लेगी तो एक ही जगह पर स्थिर नहीं रहेगी। जन्म लेने के बाद अपनी जगह को बदलकर कहीं और जाएगी। जहां जाएगी उसको प्रभावित करेगी और स्वयं भी प्रभावित होगी। जैसे मैं गोरखपुर में जन्म लिया, गोरखपुर में जन्म लेने के बाद मेरी स्कूलिंग गोरखपुर में हुई, उसके बाद मैं हायर एजुकेशन के लिए इलाहाबाद आ गया और इलाहाबाद में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपनी हायर एजुकेशन को पूरा किया। तो इलाहाबाद को मैं प्रभावित भी किया, क्योंकि गोरखपुर का कल्चर आदि लेके इलाहाबाद पहुंचा और इलाहाबाद के लोगों को मैंने बताया। ठीक, और इलाहाबाद से मैं प्रभावित भी हुआ, वहां के कल्चर को मैंने सीखा। फिर अपनी तैयारी के दौरान मैं फिर दिल्ली आ गया। अब दिल्ली आया तो दिल्ली के कल्चर को मैं प्रभावित भी किया और स्वयं भी प्रभावित हो गया। ठीक, दिल्ली में बोलने का तरीका, रहने का रहन सहन, खान पीने का तरीका आम जगहों से अलग होता है। दिल्ली पूरी रात जगती है, जैसे मुंबई पूरी रात जगती है। तो आदमी यहाँ लेट सोता है, लेट उठता है, तो यहाँ के तरीके, खान पान के तरीके सब बदलने लगते हैं। तो मैं यहाँ भी खुद भी प्रभावित हुआ यहाँ से, और अपनी जो कल्चर, अपनी वैल्यूज जो लेके आया हूँ यहाँ पर, यहाँ के लोगों को प्रभावित कर रहा हूँ। ठीक, उसी तरह से जब एयर मास, यहां पर जन्म ली हुई एयर मास, ये जब स्थल की ओर बढ़ेगी, ये जब स्थल की ओर बढ़ेगी तो स्थलीय भागों में वर्षा लेके जाएगी। ये एयर मास जब भारत की ओर आएगी तो भारत में वर्षा लेके आएगी। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर हुआ? चलिए, अब कह रहा उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशि। अब महाद्वीप, उष्णकटिबंध में महाद्वीप देखा जाए। देखिए, यहां एंडीज पर्वत श्रेणी है तो यहां पर एयर मास उत्पन्न नहीं होंगे।
ध्यान रखिएगा, इस भाग में एयर मास नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक, इक्वेटोरियल एयर मास की चूंकि यहाँ चर्चा नहीं किया है तो मैं भी चर्चा एनसीईआरटी में नहीं किया है तो मैं चर्चा नहीं करूंगा। ठीक, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास कहां पर? उष्णकटिबंधीय महासागरी, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास, इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल। कॉन्टिनेंट पर उष्णकटिबंध में, यहां भी कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास, यहां भी कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास। ठीक, यहां भी आपको मिल जाएगा कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास। ठीक, तो ये सब कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशि, उष्णकटिबंध में है और महाद्वीप में है तो महाद्वीपीय वायु राशि। अब आप बताइए इस सब में ये कैसी होगी? उष्णकटिबंध में है तो गर्म होगी, कैसी होगी? गर्म होगी। और महाद्वीप पर पानी तो कम मिलेगा, आर्द्रता कम मिलेगी, तो ये कैसी होगी? शुष्क होगी। तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट शुष्क, थार शुष्क, यहां शुष्क, ये अरेबियन डेजर्ट शुष्क। ठीक, तो ये यहां पर मरुस्थल है, मोजेव मरुस्थल, कैलिफोर्नियन डेजर्ट, यहां पर शुष्क। क्लियर? इसके बाद ध्रुवीय महासागरीय वायु राशि, क्या कह रहा है? मेरी टाइम पोलर एयर मास। ठीक, महासागरीय मतलब मेरी टाइम और ये पोलर, यानी यहां पर आएंगे ये मिलेगा मेरी टाइम। कलर चेंज कर देता हूं, कलर काला हो गया, ये हो गया ग्रे। यहां मिलेगा मेरी टाइम पोलर एयर मास, 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 यहां मिलेगा मेरी टाइम पोलर एयर मास। ठीक, एम स्मॉल और पी कैपिटल। क्लियर? तो मेरी टाइम पोलर एयर मास। अब देखिए पहले क्या है, ये ध्रुवीय है तो ठंडी होगी, ये वाला नहीं, ऊपर वाला। ध्रुवीय है तो ठंडी होगी, महासागर में है तो आर्द्र होगी। ठीक, महासागर में है तो नमी वाष्पीकरण अधिक होगा। अगला है ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु। अब ये ठंडी और आर्द्र वायु राशि है, अगर ये स्थल पर आएगी तो वर्षा करेगी, ये स्थल पर आएगी तो वर्षा करेगी, सिंपल सी बात है ना? बर्फबारी करेगी, पर्वत से टकराकर ऊपर उठेगी, ठंडे क्षेत्र, एक तो खुद ही ठंडी है ऊपर से ठंडे क्षेत्र में पहुंच रही है, बर्फबारी करेगी। ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि, कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास, कलर चेंज, कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास, कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास। क्लियर? चलिए अब कॉन्टिनेंट पर है, ये कैसी है? अरे यार ये गलत जगह, ठंडी और आर्द्र होगी, ये वाला इधर, ये ठंडी होगी और शुष्क होगी। अब आप बताइए, ये महाद्वीप पर है और ठंडे क्षेत्र में है तो हवा तो ठंडी हो जाएगी, और महाद्वीप पर है वाष्पीकरण कम होगा तो आर्द्रता कम होगी, तो ये अगर यहां से कहीं भी जाएगी एकदम शीतलहर लेके आएगी, मौसम एकदम ठंडा कर देगी। क्लियर? तो कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास, कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास। फिर महाद्वीपीय आर्कटिक एयर मास, यहीं पर है, आपको मिलेगा महाद्वीपीय आर्कटिक, कॉन्टिनेंटल आर्कटिक। ठीक, तो ये भी ठंडी होगी, ये कम देखने को मिलता है, और ये डबल ए लिखा जाता है यहाँ पर, अंटार्कटिक, कॉन्टिनेंटल अंटार्कटिक। ठीक, तो ये भी कैसी होगी? ठंडी होगी और शुष्क होगी। क्लियर? देखिए उष्णकटिबंधीय वायु राशियां स्वभाव से गर्म होती हैं जबकि ध्रुवीय वायु राशियां ठंडी होती हैं। अब ये मैप भी लगा दिया हूं, इसको आप देख लीजिएगा।
क्लियर? ये है वायु राशियां। तो गर्म वायु राशि कहीं जाएगी, जैसे ये सहारा के मरुस्थल से कोई वायु राशि जाएगी तो किसी क्षेत्र के तापमान को बढ़ा देगी। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट से कोई वायु राशि जाएगी, जैसे यहां पर देखोगे ब्रिक फील्डर, हवा चलती है यहीं से, ब्रिक फील्डर लोकल विंड, तो यहां से चलेगी न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड की ओर जब जाएगी तो यहां पर तापमान को बढ़ाएगी। ठीक, यहां से हवाएं निकलती हैं, यहां वायु राशि जन्म ले ली, तो यहां पर आप देखो कि अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे मिस्र में क्या कहते हैं वायु राशि को? खमसिन, मिस्र में खमसिन, लीबिया में गिबली, ट्यूनिसिया में चिली, है ना। यही हवा जाती है इटली में तो क्या कहते हैं सिरैको, यही आती है गिनी कोस्ट के ऊपर तो हरमट्टन। तो यहाँ से जो भी हवा जाएगी, चूंकि गर्म वायु राशि उत्पत्ति हुई है, तो यहाँ से जो भी हवा अलग अलग जगह पे जाएगी लोकल विंड के रूप में नाम जाना जाएगा और ये सारी गर्म होंगी। क्लियर? अब यहां से जो चलेगी हवा भारत में पश्चिम से लू चलेगी। बात समझ में आ रही है? तो ये कहानी होती है। बात समझ में आ गई यहां तक सबको? यहां तक सबको क्लियर है? अन्नू, पृथ्वीराज, मनोरमा, अभिषेक, मनीष, प्रतीक, प्रतीक ने बोल दिया क्लियर है। और बता दो भाई सबको क्लियर। अब कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए अब हमसे, अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब आप डाउट को, जो मन में आपके जो डाउट हो, कोई बच्चा कह रहा था कि मुझे बहुत डाउट है, कहाँ पूछें? यहीं पूछो, अब बोल दिया पूछने को, पूछो। रोली, दुर्गा, तनु, शिव, दीपक, दीपिका, सीमा, गुंजा, ज्योति, प्रदीप, नीतू, कमलेश, साहिबा, नेहा को थोड़ा कम समझे, दोबारा देख लीजिएगा, दोबारा देखना पड़ेगा, पहली बार में किसी को इतनी आसानी से समझ में आता। हाँ ये बात, ये वायु राशियों से ही लोकल विंड उत्पन्न होती हैं। इन्हीं वायु राशियों से कहीं कुछ लोकल विंड, इन्हीं वायु राशि, सभी नहीं, कुछ लोकल विंड इन वायु राशियों से उत्पन्न होती हैं। रागिनी, अनुराधा, प्लीज सर हम कमेंट में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पूछो भाई क्या लिखते हो। एक बच्चा पूछ रहा है क्या आपने पीसीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है? प्री मेंस इंटरव्यू तक पहुंचा हूं पीसीएस में, यूपीएससी में प्री दिया हूं, मेंस दिया हूं, मतलब क्वालिफाई किया हूं। दीपक, ये सब्जेक्ट तो मैथ से भी डिफिकल्ट है। अरे भैया अभी तो डिफिकल्ट आया नहीं, ये तो सबसे आसान पार्ट चल रहा है, अभी कहाँ डिफिकल्ट आया है, ये तो इजी चल रहा है भाई। एकदम कवर हो जाएगा, एकदम कवर हो जाएगा, परेशान मत होइए, तो अभी तो एनसीईआरटी चल रहा है। कम समझ पाते हो वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, उसके बाद डाउट पूछिए। अगर आपको ये कहोगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसका कोई उपाय नहीं है। एकदम सीधा सपाट जवाब, खराब लग सकता है, आपको समय निकालना ही पड़ेगा और आपको समय निकालना ही चाहिए, क्योंकि आप युवा हो, आप समझदार हो, तो समय दीजिए। एक मौका है आपको एक अच्छे पद पर बैठने का, लग जाइए। इसका टेस्ट कौन सा? इसका टेस्ट अनावश्यक टेस्ट। अरे ये कौन सा डाउट पूछ रहे? मैंने कहा डाउट पूछो, जो आज पढ़ाया हूं उसमें कोई ऐसी चीज जो डाउट में हो, जो आज पढ़ाया हूं, चाहे मैं एल नीनो बताया हूं, चाहे मैं एयर मास के बारे में डिस्कस किया हूं, आज जो पढ़ाया हूं उसमें अगर कोई डाउट हो तो वो पूछो। लगे कहानी पूछने,
एनसीईआरटी कम खत्म होगा, कम कब खत्म होगा? एनसीईआरटी अप्रैल लास्ट में खत्म होगा। दोनों अलग अलग चीजें हैं। एयर मास, अब देखिए, अब एकदम जब आप इस लेवल पे आए हो तो देखो, मैं आपको बताता हूं, चलिए इसी पे देखिए, यहीं पर एल नीनो ला नीना उत्पन्न होता है, यहीं पर होगा ना एल नीनो ला नीना, यहीं पर इक्वेटोरियल एयर मास होगा, यहीं पर इक्वेटोरियल एयर मास बनेगा। क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है इसलिए मैं नहीं बताया हूं, नहीं तो यहीं पर बनेगा इक्वेटोरियल एयर मास। ठीक, ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल एयर मास है ना, ईटी बनेगा ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल एयर मास, तो यही तो एयर मास है। लेकिन इसको ला नीना एल नीनो से नहीं जोड़ना है, वो एकदम अलग फेनोमिना है। कोई बात नहीं पृथ्वीराज जी, समय लगता है। देखिए, कम समझ में आना बुरी बात नहीं है, कम समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप हमसे पूछिए, लेकिन टॉपिक से रिलेटिव पार्ट ही पूछिए। अब आप हमसे पूछोगे सर आपकी शादी हो गई है, आपके कितने बच्चे हैं, आपकी बीवी कितनी है, मतलब बीवी एक ही है, सनातन धर्म का हूँ तो बीवी एक ही है, कितनी बीवी नहीं है, बीवी एक ही है, मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं, अरे ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। दूसरी बात, जो टॉपिक पढ़ा रहा है उस पर फोकस रहते हुए प्रश्न पूछे, जैसे एक बच्चे ने अभी एकदम सही प्रश्न पूछा कि एल नीनो और एयर मास, देखिए दोनों उपलब्ध हैं, एक ही जगह पे उपलब्ध हैं, लेकिन दोनों वायुमंडलीय परिस्थितियां अलग अलग हैं। वायु राशि तो है, लेकिन वायुमंडलीय परिस्थिति दोनों की एकदम अलग अलग है। नहीं, वीडियो नहीं रुक रहा है मेरे भाई। अरे कम समझ में आ रहा है तो जो वीडियो दोबारा देखो गुंजा जी। दूसरा, जहां एकदम नहीं समझ में आ रहा है आप हमसे पूछो, टेलीग्राम पर पूछो, है ना। पर्वत पठार पर इसलिए नहीं बनती, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। पर्वत पठार पर इसलिए नहीं बनती हैं क्योंकि ऊंचा नीचा होने के कारण, ना कहीं ऊंचाई अधिक है, कहीं नीचा नीचा है। तो आप सोचिए, इस जगह पर अगर आप सोचो, यहां पर जरा कॉमन सेंस लगाओ, मैंने कहा यहां एक समान समतल होगा, तो यहां से जो तापमान निकलेगा, यहां से इस सतह से जो तापमान निकलेगा, ऊपर स्थित वायु उसको ग्रहण कर लेगी और फिर क्षैतिज रूप से तापमान में समानता पाई जाएगी। जहां जो आर्द्रता इस सतह से निकलेगी, जो नमी निकलेगी, वो बराबर निकलेगी और पूरे भाग में क्षैतिज रूप से समान होगी। ठीक, लेकिन अगर यहां पर्वत है, यहां पठार है, तो आप बताइए यहां पर कौन सी आर्द्रता इसके बराबर हो पाएगी? यहां तो हवा ही नहीं है भाई, पर्वत होगा तो हवा थोड़ी होगी, उस पर्वत में घुस जाएगी क्या? ठीक, तो आप बताइए, यहां पर और यहां पर, यहां पर और यहां पर क्या समानता, इस समान स्थिति मिलेगी? यहां पर हवा है, यहां पर हवा नहीं है, क्योंकि उस हवा की जगह पर्वत खड़ा है। तो एक वायु राशि कैसे जन्म लेगी? फिर यहां पर मान लीजिए फिर पर्वत है, तो यहां पर हवा गायब, यहां पर एक हवा, यहां पर हवा गायब। दूसरी, अगर कोई नीची जमीन है तो यहां क्लियर। टेलीग्राम के लिए आईडी तो बनानी पड़ेगी ही पड़ेगी, अपनी अलग एक टेलीग्राम पर आईडी होगी, तभी तो टेलीग्राम से आप कहीं जुड़ोगे, तो टेलीग्राम पर एक अपनी आईडी बनानी पड़ेगी। ठीक, मनीष जी कम समझ में आ रहा है, एकदम बेसिक चीज समझा रहा हूं, वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए। आप हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नहीं पढ़ रहे हो, 8,848 मीटर रट लिए, ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, थोड़ा समय लगेगा। सर एयर मास का नाम क्या हुआ? ये एयर मास का नाम ही तो बताया हूं मेरे भैया, कहाँ हो? सारी कहानी हो गई, सीता किसके पति थे ये पूछ रहे हो हमसे?
ये एयर मास का नाम ही तो है, मेरीटाइम पोलर एयर मास, एयर मास का नाम ही है मेरीटाइम पोलर एयर मास, एयर मास का नाम ही है मेरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास, एयर मास का नाम ही है मेरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास, एयर मास का नाम ही है कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास, एयर मास का नाम ही है कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास, एयर मास का नाम ही है कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास, एयर मास का नाम ही है, ये सारा एयर मास का नाम ही तो है। नहीं, दोनों एक ही है। देखिए, ये अंटार्कटिका में है और ये आर्कटिक में है। दोनों को बाइफरकेट करने के लिए AA और A का अंतर रखा गया है। जियोस्टॉपिक विंड के एग्जाम्पल की बात करें तो लो बता देता हूं। लिख लो, उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट। ठीक, ध्रुवी जेट। जितने भी जेट पवन हैं जियोस्टॉपिक विंड के एग्जाम्पल हैं, जितने भी जेट पवन हैं सभी जियोस्टॉपिक विंड के एग्जाम्पल हैं। तो चलिए आज के सेशन को समाप्त करते हैं। जी हाँ, नाम है, लेकिन पूरा नाम याद रखना है। नाम वही है, पूरा नाम याद रखना। पूरा नाम ये है, देखिए पूरा नाम क्या है। MT मतलब शॉर्ट फॉर्म में, फुल फॉर्म में उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशि। CT मतलब उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशि। ये नाम ही है। अंटार्कटिका और आर्कटिक में क्या अंतर है? हे भगवान, आर्कटिक ऊपर है भाई। अब ये आर्कटिक का क्षेत्र है, ये आर्कटिक का क्षेत्र है। आर्कटिक महासागरीय क्षेत्र है, अंटार्कटिक महाद्वीप है। ये ग्रीनलैंड है, इसलिए केवल ए रखा गया है। आर्कटिक महासागरीय क्षेत्र है, अंटार्कटिक महाद्वीप है। यही नहीं पता है? कौन सा वनडे की तैयारी की हो आप लोग? चलिए, तो आज के सेशन को मैं करता हूं समाप्त और मिलता हूं सोमवार को दोपहर 12 बजे। आगे के टॉपिक में, आगे का टॉपिक होगा आपका फ्रंट, वाताग्र, उसके बाद साइक्लोन। तो चलिए, इसी के साथ आज के सेशन को मैं समाप्त करता हूं। क्लास को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। 2-3 बार, सैटरडे संडे का समय है, 2-3 बार देखिएगा। उसके बाद कोई डाउट हो तो पूछेगा। 2-3 बार कम से कम देखने के बाद पूछेगा, क्योंकि इतनी आसान चीजें नहीं हैं ये। आपको कई बार देखना पड़ेगा इस वीडियो को। तो मिलते हैं सोमवार को दोपहर 12 बजे। तब तक स्वस्थ मस्त जबरदस्त रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद।